नमस्कार दोस्तों। किस्सा गोई में आपका स्वागत है। किस्सा गोई में आज की पेशकश है यही सच है कहानी। यह मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखी गई कहानी है। दोस्तों, मन्नू भंडारी जी को हिंदी साहित्य में एक मनोवैज्ञानिक लेखिका के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने चाहे बच्चों का मनोविज्ञान हो, स्त्री का मनोविज्ञान हो, स्त्री पुरुष के रिश्तों का मनोविज्ञान हो, बहुत अच्छे तरीकों से उन्होंने इस सब पे अपनी लेखनी चलाई है। यही सच है कहानी की भी कहानी कुछ ऐसी है। दोस्तों, अगर आपने रजनीगंधा फिल्म देखी है तो वह फिल्मी कहानी भी यही सच है कहानी ही है। यहीं से उस कहानी को लिया गया है। देखते हैं इस कहानी में क्या है। यह कहानी दीपा नाम की लड़की की कहानी है जो अभी वर्तमान में अपने प्रेमी संजय के साथ है। वह उसके साथ खुश है, पर उसका एक पुराना प्रेमी भी है, निशीथ। और आप कहानी में देखेंगे कुछ कारण ऐसा बनता है कि वह अपने पुरानी प्रेमी से मिलती है। वह मिलना चाहती नहीं, वह उससे एक तरीके से नफरत करती है, पर कुछ कारण, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि वह उससे मिलती है। और उस समय उसके मन में बहुत उलझन होती है कि अगर एक बार यह कह दे तो मैं संजय को छोड़ दूं। संजय उसका वर्तमान प्रेमी है। और फिर जब वह संजय के पास आती है तो सोचती है कि नहीं, मैं संजय के साथ ही रहूंगी। निशीथ तो बस ऐसा ही था, मैं तो उससे नफरत करती हूँ। और इस द्वंद में ही कहानी चलती रहती है। तो आइए देर न करते हुए पढ़ते हैं यही सच है कहानी। सामने आंगन में फैली धूप सिमटकर दीवारों पर चढ़ गई और कंधे पर बस्ता लटकाए नन्हे नन्हे बच्चों के झुंड दिखाई दिए। तो एकाएक ही मुझे समय का आभास हुआ। घंटा भर हो गए यहाँ खड़े खड़े और संजय का अभी तक पता नहीं। झुंझलाती मैं कमरे में आती हूँ। कोने में रखी मेज पर किताबें बिखरी पड़ी हैं, कुछ खुली कुछ बंद। एक क्षण मैं उन्हें देखती रहती हूँ, फिर निरुद्देश्य सी कपड़ों की अलमारी खोलकर ससरी सी नजर कपड़े देखती हूँ। सब बिखरे पड़े हैं। इतनी देर यूं ही व्यर्थ खड़ी रही, इन्हें ही ठीक कर लेती, पर मन नहीं करता और फिर बंद कर देती हूँ। नहीं आना था तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया? फिर यह आज ही कोई नई बात है? हमेशा संजय बताए हुए समय से 2-2 घंटे देरी करके आता है और मैं हूं कि उसी क्षण से प्रतीक्षा करने लगती हूँ। उसके बाद लाख कोशिश करके भी किसी काम में अपना मन ही नहीं लगा पाती। वह क्यों नहीं समझता कि मेरा समय बहुत अमूल्य है। थीसिस पूरी करने के लिए मुझे अपना सारा समय पढ़ाई में ही लगाना चाहिए, पर यह बात उसे कैसे समझाऊं? मेज पर बैठकर मैं फिर पढ़ने का उपक्रम करने लगती हूँ, पर मन है कि लगता ही नहीं। पर्दे से जरा से हिलने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है और बार बार नजर घड़ी के सरकते हुए कांटों पर दौड़ जाती है। हर समय यही लगता है कि वह आया। तभी मेहता साहब की 5 साल की छोटी बच्ची झिझकती सी कमरे में आई। आंटी, हमें कहानी सुनाओगी? नहीं, अभी नहीं, बाद में आना। मैं रुखाई से जवाब देती हूँ। वह भाग जाती है। ये मिसेस मेहता भी एक ही हैं। यूं तो महीने शायद मेरी सूरत नहीं देखती, पर बच्ची को जब तब मेरा सिर खाने को भेज देती हैं। मेहता साहब तो फिर भी कभी 8-10 दिन में खैरियत पूछ ही लेते हैं, पर वह भी बेहद अकड़ू मालूम होती हैं। अच्छा ही है, ज्यादा दिलचस्पी दिखाती तो क्या मैं इतनी आजादी से घूम फिर सकती थी? खट खट खट, वही परिचित पद ध्वनि। तो आ गया संजय। मैं बरबस ही अपना सारा ध्यान पुस्तक में केंद्रित कर लेती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए संजय मुस्कुराता सा दरवाजे पर खड़ा है। मैं देखती हूँ पर मुस्कुराकर स्वागत नहीं करती। हंसता हुआ वह आगे बढ़ता है और फूलों को मेज पर पटक कर पीछे से मेरे दोनों कंधे दबाता हुआ पूछता है, बहुत नाराज हो? रजनीगंधा की महक से जैसे सारा कमरा महकने लगता है। मुझे क्या करना है नाराज होकर? रुखाई से मैं कहती हूँ। वह कुर्सी सहित मुझे घुमाकर अपने सामने कर लेता है और बड़े दुलार के साथ ठोड़ी उठाकर कहता है, तुम ही बताओ मैं क्या करता? पलटे में दोस्तों के बीच फंसा था, बहुत कोशिश करके भी उठ नहीं पाया। सबको नाराज करके आना भी अच्छा नहीं लगता। इच्छा होती है कह दूं, तुम्हें दोस्तों का ख्याल है, उनके बुरा मानने की चिंता है, बस मेरी ही नहीं है। पर कुछ कह नहीं पाती। एकटक उसके चेहरे की ओर देखती रहती हूँ। उसके सांवले चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। और कोई समय होता तो मैं अपने आंचल से इन्हें पूछ दिया होता, पर आज नहीं। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा है।
उसकी आंखें क्षमा याचना कर रही हैं, पर मैं क्या करूं? तभी वह अपने आदत के अनुसार कुर्सी के हत्थे पर बैठकर मेरे गाल सहलाने लगता है। मुझे उसकी इसी बात पर गुस्सा आता है। हमेशा इसी तरह करेगा और फिर दुनिया भर का लाड़ दुलार दिखाएगा। वह जानता जो है कि इसके आगे मेरा क्रोध नहीं टिक पाता। फिर उठकर वह फूलदान के पुराने फूल फेंक देता है और नए फूल लगाता है। फूल सजाने वह फूल सजाने में वह कितना कुशल है। एक बार मैंने यूं ही कह दिया था कि मुझे रजनीगंधा के फूल बड़े पसंद है, तो उसने नियम ही बना लिया कि हर चौथे दिन ढेर सारे फूल लाकर मेरे कमरे में लगा देता है। और अब तो मुझे भी ऐसी आदत हो गई है कि एक भी दिन अगर कमरे में फूल ना रहे तो पढ़ने में मन नहीं लगता है, न सोने में। ये फूल जैसे संजय की उपस्थिति का आभास देते रहते हैं। थोड़ी देर बाद हम घूमने निकल जाते हैं। एकाएक ही मुझे इरा के पत्र की बात याद आती है, जो बात सुनाने के लिए मैं सवेरे से ही आतुर थी। इस गुस्सेबाजी में जाने कैसे उसे भूल गई। सुनो, इरा ने लिखा है कि किसी भी दिन मेरे इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है। मुझे तैयार रहना चाहिए। कहाँ? कलकत्ता से? कुछ याद करते हुए संजय पूछता है, और फिर एकाएक ही उछल पड़ता है। यदि तुम्हें वहां जॉब मिल जाए तो मजा आ जाए दीपा, मजा आ जाए। हम सड़क पर हैं, नहीं तो अवश्य ही उसने आवेश में रहकर ऐसी कोई हरकत कर डाली होती। जाने क्यों मुझे उसका इस प्रकार प्रसन्न होना अच्छा नहीं लगता। क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता चली जाऊं, उससे दूर? तभी सुनाई देता है, तुम्हें यहाँ जॉब मिल जाए तो मैं भी अपना तबादला कलकत्ता ही करवा लूं, हेड ऑफिस में। यहाँ की रोज की किचकिच से मेरा तो मन हो गया है। कितना ही बार सोचा कि तबादले की कोशिश करूं, पर तुम्हारे ख्याल ने हमेशा मुझे बांध लिया। ऑफिस में शांति हो जाएगी, पर मेरे शामें कितनी वीरान हो जाएंगी। उसके स्वर की आर्द्रता ने मुझे छू लिया। एकाएक ही मुझे लगने लगा कि रात बड़ी सुहावनी हो चली है। हम दूर निकलकर अपनी प्रिय टेकरी पर जाकर बैठ जाते हैं। दूर दूर तक हल्की सी चांदनी फैली हुई है, और शहर की तरह यहाँ का वातावरण धुएं से भरा हुआ नहीं है। वह अपने दोनों पैर फैलाकर बैठ जाता है और घंटों मुझे अपने ऑफिस के झगड़े सुनाता है, और फिर कलकत्ता जाकर जीवन बिताने की योजनाएं बनाता है। मैं कुछ नहीं बोलती, बस एकटक उसे देखती हूँ, देखती रहती हूँ। जब वह चुप हो जाता है तो बोलती हूँ, मुझे तो इंटरव्यू में जाने से बड़ा डर लगता है। पता नहीं क्या क्या पूछते होंगे। मेरे लिए तो यह पहला ही मौका है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है। तुम भी एक मूर्खा हो। घर से दूर यहाँ कमरा लेकर अकेली रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती फिरती हो, और इंटरव्यू के नाम से डर लगता है क्यों? और गाल पर हल्की सी चपत जमा देता है। फिर समझाता हुआ कहता है, और देखो, आजकल ये इंटरव्यू आदि सब तो दिखावा मात्र है। वहां किसी जान पहचान वाले से इन्फ्लुएंस डलवाना जाकर। पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है। वहां इरा को छोड़कर मैं किसी को जानती भी नहीं। अब उन लोगों की जान पहचान हो तो बात दूसरी है। असहाय सी मैं कहती हूँ, और किसी को नहीं जानती? फिर मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछता है, निशीत? निशीत भी तो वही है। होगा, मुझे क्या करना है उससे? मैं एकदम ही भन्नाकर जवाब देती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लग ही रहा था कि अब वह यही बात करेगा। कुछ नहीं करना, वह छेड़ने के लहजे में कहता है, और मैं भभक पड़ती हूँ। देखो संजय, मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूँ कि उसे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो। मुझे इस तरह का मजाक जरा भी पसंद नहीं है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है, पर मेरा तो मूड ही खराब हो जाता है। हम लौट पड़ते हैं। वह मुझे खुश करने के इरादे से मेरे कंधे पर हाथ रख देता है। मैं झपट कर हाथ हटा देती हूँ। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? कौन है यहाँ जो देख लेगा? और देख ही लेगा तो क्या, अपने आप ही कुढ़ेगा। नहीं, हमें पसंद नहीं है यह बेशर्मी। और सच ही मुझे रास्ते में ऐसी हरकतें करना पसंद नहीं है। चाहे रास्ता निर्जन ही क्यों ना हो, पर है तो रास्ता ही, फिर कानपुर जैसी जगह। कमरे में लौट कर मैं उससे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं, बस बाहों में भर कर एक बार चूम लेता है, या भी जैसे उसका रोज का नियम है। वह चला जाता है। मैं बाहर बालकनी में निकलकर उसे देखती रहती हूँ। उसका आकार छोटा होते होते सड़क के मोड़ पर जाकर लुप्त हो जाता है। मैं उधर ही देखती रहती हूँ, खोई खोई सी। फिर आकर पढ़ने बैठ जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो देर रात तक मेरी आंखों
मेरी आंखें मेज पर लगे रजनीगंधा के फूलों को ही निहारती रहती हैं। जाने क्यों अक्सर मुझे भ्रम हो जाता है कि ये फूल नहीं है, मानो संजय की अनेकानेक आंखें हैं जो मुझे देख रही हैं, सहला रही हैं, दुलरा रही हैं। और अपने को यूं असंख्य आंखों से निरंतर देखे जाने की कल्पना से ही मैं लजा जाती हूँ। मैंने संजय को एक बार यह बात बताई थी तो वह खूब हंसा था, और फिर मेरे गालों को सहलाते हुए उसने कहा था कि मैं पागल हूँ, निरी मूर्खा हूँ। कौन जाने, शायद उसका यह कहना ठीक ही हो, शायद मैं पागल ही हूँ। मैं जानती हूँ संजय का मन निशीथ को लेकर जब तब सशंकित हो उठता है, पर मैं उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निशीथ से नफरत करती हूँ। उसकी याद मात्र से मेरा मन नफरत से भर उठता है। फिर 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला? निरा बचपन होता है, महज पागलपन। उसमें आवेश रहता है पर स्थायित्व नहीं, गति रहती है पर गहराई नहीं। जिस वेग से वह आरंभ होता है, जरा सा झटका लगने पर उसी वेग से टूट भी जाता है। और फिर उसके बाद आहों, आंसुओं, सिसकियों का एक दौर, सारी दुनिया की निस्सारता और आत्महत्या करने के अनेकानेक संकल्प, और फिर एक तीखी घृणा। जैसे ही जीवन को दूसरा आधार मिल जाता है, उन सबको भूलने में एक दिन भी नहीं लगता। फिर फिर तो वह सब ऐसे बेवकूफी लगती है जिस पर बैठकर घंटों हंसने की तबीयत होती है। तब एकाएक ही इस बात का एहसास हो जाता है कि ये सारे आंसू, ये सारी आहें उस प्रेमी के लिए नहीं थी, वरन जीवन की उस रिक्तता और शून्यता के लिए थी जिसने जीवन को नीरस बनाकर बोझिल कर दिया था। तभी तो संजय को पाते ही मैं निशीथ को भूल गई। मेरे आंसू हंसी में बदल गए और आहों की जगह किलकारियां गूंजने लगी। पर संजय है कि जब तब निशीथ की बात को लेकर व्यर्थ ही खिन्न सा हो उठता है। मेरे कुछ कहने पर वह खिलखिला अवश्य पड़ता है, पर मैं जानती हूँ वह पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है। उसे कैसे बताऊं कि मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का, भविष्य की मेरी अनेकानेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र संजय ही है। यह दूसरी बात है कि चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान में पेड़ तले बैठकर भी मैं अपनी थीसिस की बात ही करती हूँ, या वह अपने ऑफिस की मित्रों की बात करता है, या हम किसी और विषय पर बात करने लगते हैं। पर इस सब का मतलब यह तो नहीं कि हम प्रेम नहीं करते। वह यह क्यों नहीं समझता कि आज हमारी भावुकता यथार्थ में बदल गई है। सपनों की जगह हम वास्तविकता में जीते हैं। हमारे प्रेम को परिपक्वता मिल गई है, जिसका आधार पाकर वह अधिक गहरा हो गया है, अस्थायी हो गया है। पर संजय को कैसे समझाऊं यह सब? कैसे उसे समझाऊं कि निशीथ ने मेरा अपमान किया है, ऐसा अपमान जिसकी कचोट से आज भी तिलमिला जाती हूँ। संबंध तोड़ने से पहले एक बार तो उसने मुझे बताया होता कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण उसने मुझे इतना कठोर दंड दे डाला। सारी दुनिया की भर्त्सना, तिरस्कार, परिहास और दया का विष मुझे पीना पड़ा, विश्वासघाती नीच कहीं का। और संजय सोचता है कि आज भी मेरे मन में उसके लिए कोई कोमल स्थान है। छी, मैं उससे नफरत करती हूँ। और सच पूछो तो अपने आप को भाग्यशाली नहीं समझती हूँ कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के चंगुल में फंसने से बच गई जिसके लिए प्रेम महज एक खिलवाड़ है। संजय, यह तो सोचो, यदि ऐसी कोई भी बात होती तो क्या मैं तुम्हारे आगे, तुम्हारे हर उचित अनुचित चेष्टा के आगे यूं आत्मसमर्पण करती, तुम्हारे चुंबनों और आलिंगनों को अपने में यूं बिखेरने देती? जानते हो, विवाह से पहले कोई भी लड़की किसी को इन सबका अधिकार नहीं देती, पर मैंने दिया। क्या केवल इसीलिए नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ। विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार ही सच है। निशीथ का प्यार तो मात्र छल था, भ्रम था, झूठ था। परसों मुझे कलकत्ता जाना है। बड़ा डर लग रहा है, कैसे क्या होगा। मान लो इंटरव्यू में मैं बहुत नर्वस हो गई तो? संजय को कह रही हूँ कि वह भी साथ चले, पर उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती। एक तो नया शहर, फिर इंटरव्यू। अपना कोई साथ होता तो बड़ा सहारा मिल जाता। मैं कमरा लेकर अकेली रहती हूँ या अकेली घूम फिर लेती हूँ। संजय सोचता है मुझ में बड़ी हिम्मत है, पर सच में बड़ा डर लग रहा है। बार बार मैं यह मान लेती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है और मैं संजय के साथ वहां रहने लगी हूँ। कितनी सुंदर कल्पना है, कितनी मादक। पर इंटरव्यू का भय मादकता से भरे स्वप्न जाल को छिन्न भिन्न कर देता है। काश संजय भी किसी तरह मेरे साथ चल पाता। दोस्तों, आज यहीं तक। अगले भाग में हम देखेंगे कि दीपा कलकत्ता जाती है तो क्या उसे निशीथ वहां पर मिलता है कि नहीं,
क्या वो उससे बात करती है कि नहीं, और क्या जो अभी निशीथ के लिए दीपा के मन में नफरत है वो प्रेम में बदलता है कि नहीं। जानने के लिए जुड़े रहिए किस्सा गोई से, और जल्द ही मिलते हैं भाग 2 में। तब तक के लिए नमस्कार।